ऊंचा करो। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, झटपट झटपट हम आए हैं आपके लिए। वैसे तो सबसे पहले आज बात करनी चाहिए कि जो शाही जोड़े से लोगों की मुलाकातें हुई सोशल मीडिया पे, अगेन इट्स अब्बास। जिस तरह कि हमने हम अवार्ड्स के हवाले से आपको बताया था, आपको बताते चलें कि एक दफ़ा फिर जो बहुत ज़्यादा बात जिस पे की जा रही है सोशल मीडिया पे कि कल की जो मुलाकातें थी, बहुत सारे लोगों को ये शिकवा रहा कि किस तरह ये लिस्ट तरतीब दी गई है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इसमें नहीं थे। जो लोग वहाँ पे पहुँचे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अक्सर ने कहा कि अंदर सेलफोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अपनी तैयारी की खुद ही सेल्फी ली और उसको फिर सोशल मीडिया पे शाया किया। इसके अलावा जिन लोगों की वहाँ पे ऑफिशियली मुलाकात हुई उसके ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ की गई हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो नज़र आई वो हमने ये देखा कि ये जो रॉयल जोड़ा है यानी शहज़ादा विलियम और केट मिडल्टन, ये पहुँचे एक खूबसूरत से रिक्शे में। वही रिक्शे पे भी बाहर आई हुई थी क्योंकि उसको चलाने वाले ने सूट बूट पहना हुआ था, और ये लोग जो इनकी शाही सवारी है वो पहुंची एक रिक्शे की सूरत में। पीपल वर वेरी एक्साइटेड। हम देख सकते हैं कि माहिरा खान, महविश हयात, आतिफ असलम, द बेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉप सीन। इसके अलावा मेरे ख्याल में यहाँ पे मौजूद थे मुमना मुतहसन भी थी, a lot of सजल was there. These people went on to meet the royal family. इनके क्या तासुरात है? HSY की तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसमें वो महवे गुफ्तगू हैं शहजादा और शहजादी के साथ। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जब इनको वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट से मुलाकातें हुई, उसकी भी तस्वीर ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जाहिर सी बात है इनका जो पूरा ट्रिप होता है, जो विज़िट है पाकिस्तान का, ये ज़्यादातर उनकी एम्बेसी और हाई कमीशन ने ही डिज़ाइन किया होगा। लेकिन एक बात की तशनकी नज़र आती है कि पिछले जितने हम रॉयल विज़िट्स देखते हैं उसमें पाकिस्तान की कोई ख़ास चीज़ शोकेस की जाती है। हमने ये भी देखा कि ब्रिटिश काउंसिल की जो यहाँ पे खिदमात रही हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स पे जो उनका एक असर रहा है, जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो तदरीस का निज़ाम है बेहतर हुआ है, ये तमाम चीज़ें उनको एक तरह से शोकेस की गई। लेकिन स्टिल वन फेल्ट के जो आप दिखा सकते थे पाकिस्तान का कोई मास्टर प्लान, कोई ख़ास एक शोबा या कोई ख़ास एक इशू जिस पे हम शहज़ादा और शहज़ादी की एक तरह से सपोर्ट या इंडोर्समेंट ले सकते थे। आपको याद होगा जब लेडी डायना ने पाकिस्तान विज़िट किया तो शौकत खानम यानी हॉस्पिटल उनकी एक बहुत ही करीबी एक ख्वाहिश, उनके पैशन का भी इससे अंदाज़ा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इशू या ऐसा कोई गोल हम शहज़ादा और शहज़ादी के सामने नहीं रख सके, कोई एक ख़ास चीज़ को उनकी विज़िट से मंसूब नहीं किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम शोबाए ज़िंदगी से जो लोग जिनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के जो पायनियर्स एंड एक्सीलेंस वाले लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकातें ज़रूर कराई गई। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी, और लीडर्स का जहाँ पर जिक्र छिड़ा है तो ऑफकोर्स लियाकत अली ख़ान साहब की आज डेथ एनिवर्सरी भी है, और ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट भी किया गया था। इसके बाद एक खला लोग कहते हैं कि हमारी लीडरशिप में आया, जो कि पाकिस्तान को काफ़ी इसने मुतासिर किया। पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक नेचुरल डेथ, नेचुरल कॉज के हवाले से खो देना, और फिर लियाकत अली ख़ान साहब को खो देना, ये लोग इसका सिरा जोड़ते हैं कि उस वक्त से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ और मनसूबाबंदी थी उसका आज तक हम एक सिलसिला देख रहे हैं। बैरूनी ताकतों की वजह से ये हुआ, अंदरूनी ताकतों की वजह से हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर रहा है। और मेरे ख्याल में सिर्फ लियाकत अली ख़ान साहब की बात ना की जाए, दुनिया के बड़े बड़े नामवर लीडर्स की जब असैसिनेशन होती है या उन पे हमला होता है तो कभी भी ये सिरे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते, खुल नहीं पाते। जी जनाब, सर्टन मिस्ट्रीज ऑलवेज रिमेन अ क्वेश्चन मार्क, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि इसके पीछे क्या मुतहरकात थे। आपने जिस तरह से देखा कि बहुत सारी गुत्थियाँ आज भी इतने साल गुजर जाने, इतनी दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी हम सुलझा नहीं सके। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ये बात यहाँ पे मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत की हामिल है कि लियाकत अली ख़ान, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, इस मूवमेंट में आगे आगे रहने वाले, डेफिनेटली ए लीडर वर्थ रिमेंबरिंग। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको दुनिया भर की इंटरेस्टिंग खबरों से आगाह करते हैं। Let's take a look at the world roundup. सालों की मेहनत लम्हों में जमीन बोस। वेस्ट यॉर्कशायर में पावर स्टेशन के 375 फुट बुलंद 4 कूलिंग टावर धमाके से गिरा दिए गए। टावर्स को सिर्फ 45 सेकंड में धमाका खेज मवाद के जरिए मलबे का ढेर बना दिया गया। जी जनाब, ये रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स डेफिनेटली वर्थ अ साइट। अभी जिस तरह के बहुत सारे लोग जानते हैं, आई वॉज इन टर्की,
मैं आपको वो भी तस्वीर और उसकी रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगी। इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं गई भी एक ख़ास कॉन्फ्रेंस में थी जिसके अंदर आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आप ज़िंदगी को ज़रा 3 दिन के लिए स्लो डाउन करके अपने जहन को, अपने आप को पढ़ने की और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी कुछ ख़ास लर्निंग्स रही जो मैंने कल के अपने डिस्कशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड की थी। कल ही वापसी हुई और कल पहला प्रोग्राम था, तो इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर फॉर यू। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिर से पहले आपसे शेयर करेंगे मेरे एक्सपीरियंसेस। लेकिन अहम बात यह है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा असासा भी यही होता है। अक्सर हम बाहर जाकर एक ज़माने में शॉपिंग किया करते थे, आज भी करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन शॉपिंग से बढ़कर आप जो एक्सपीरियंस अपने लिए, जो आपका एक तजुर्बा होता है वहाँ पे वक्त गुजारने का, लोगों को ऑब्जर्व करने का, वहाँ के सिस्टम्स को देखने का, आई थिंक दैट इज़ योर की लर्निंग। और ख़ास तौर पे मैं बताऊँ, मैंने जिस प्रोग्राम में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, दिस वाज माइंड वैली लाइव, और दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें मरेसा पीएस, मैं उनका अक्सर हवाला देती हूँ, गई भी मैं उन्हीं की वजह से थी। विशेन लेखियानी जिन्होंने माइंड वैली को फाउंड किया है, एंड ही इंगेजेस ऑल दीज वंडरफुल स्पीकर्स, बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में आते हैं। स्पिरिचुअल स्पीकर्स एंड कॉन्शियसनेस राइटर्स के हवाले से अमेजॉन की लिस्ट में इस दफ़ा वो नंबर 2 आए हैं। इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस टू मीट हिम। इसके अलावा एरिक एडमीड्स वाज देयर, जो कि वाइल्ड फिट प्रोग्राम के बानी हैं, अगेन वन ऑफ द foremost speakers around the world. Marcus was there, who talks about consciousness again. तो इन लोगों से मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि दुनिया एक बहुत ही अलग tangent पे सोच रही है। But one of the things I really wanted to get started on is कि आज आपको मीडिया शायद ये तासुर देता है कि हम एक बहुत ही अनसर्टन टाइम्स में रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी ख़तरों से भरी हुई है, कभी भी कुछ हो सकता है, कहीं कोई धमाका हो जाएगा, कहीं कोई चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये बात साइंस प्रूव करती है, हिस्ट्री प्रूव करती है कि अगर आप आज से 2000 साल पहले चले जाएं, चंद सदियां पीछे चले जाएं, तो जिस तरह की मोहलिक बीमारियां, जिस तरह के ख़तरात, जिस तरह की जंगें, जिस तरह का आपसी इस्तराब दुनिया भर में नज़र आता था, आज इनफैक्ट इंसानियत के लिए सबसे सेफ़ टाइम है। शायद हमारे लिए ये हमारे जहन के कबूल करने के लिए मुश्किल है, लेकिन असल बात यही है कि आज इंसान के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो हमारी खुराक है, अगर हम सही अतवार ज़िंदगी अपना लें, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, तो ये आपको बता सकते हैं कि एक एवरेज इंसान की जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, उसको कहा जा रहा है कि वो 100 से 120 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। अब सवाल मेरे जहन में ये आया कि अगर हम अपने कल्चर की तरफ देखते हैं, तो हम अक्सर ज़िंदगी की प्लानिंग ऐसे कर रहे होते हैं कि जी पहले मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, फिर जॉब हमारी लग जाए, जॉब के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चे हों तो बच्चों की परवरिश कर ली जाए, उनकी तालीम, उनकी तरबियत। बट दैट ऑल अगर आप हमारे क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, जो हमारा कल्चरली एक्सेप्टेड वे है, तमाम चीज़ों से, यानी अपने बच्चों की शादियों से भी आप तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र तक फारिग हो जाएंगे। आज आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी ज़िंदगी 1 सदी की होती है, चले 80 साल की भी होती है, 90 साल की भी होती है, तो अगले 40 साल आपने क्या करना है? सवाल यही है, बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर आपने इन चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी समझा, इनसे अपनी खुशी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, यानी दुनिया भर में तो अब ये भी बात हो रही है कि क्या 60 साल की उम्र में आपको रिटायर भी होना चाहिए, बिकॉज यू स्टिल वुड हैव 40-50 ईयर्स ऑफ लाइफ लेफ्ट। जापान को देखिए, जिनकी पॉपुलेशन ऑन द डिक्लाइन है, तो वो दोबारा री एंगेज करते हैं, और इंसानी जहन में, इंसानी जिस्म में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है। ये बड़ी पुरानी कहावत हो गई, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। अगर आप चाहें तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। इट्स रियली अबाउट कंट्रोलिंग योर ब्रेन्स। इसके अलावा मेरी क्या लर्निंग्स रही, ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में पिंक अक्टूबर के तौर पे भी मनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अगर पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम देख सकते हैं द टाइप ऑफ कैंसर विच इज़ प्रेवलेंट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, और इसकी ये बढ़ती हुई शरह ही मेरे ख्याल में हमें इस तरफ गामजन करती है कि वी नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। अब सवाल ये पैदा होता है जिसमें अक्सर लोग ये जिक्र करते हैं
हैं कि क्या इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, यानी अब ज़्यादा ये बीमारी लोगों को होने लगी है, या क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग मेजर्स मौजूद हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो लोग आगे बढ़कर इस मर्ज़ की तशख़ीस करा लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्या आज से एक दिहाई पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले भी इतनी ही फरावानी से हम देख सकते हैं कि हमारे माशरे में ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर पेशेंट्स थे, या अब हमारे इर्द गिर्द इसके जो मरीज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका ताल्लुक लाइफस्टाइल या जेनेटिक से है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुसूसन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो वजह शोहरत बना कैंसर के हवाले से उसको लोगों को ट्रीट करने के लिए, एंड आई रिमेंबर कि पर्सनली हम सब पाकिस्तानियों के दिल से जुड़ा हुआ ये इदारा है, यानी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। नॉट ओनली दैट इट वाज फाउंडेड बाय आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, लेकिन बचपन से ही इसकी आगही, इसके बारे में शऊर बेदार करने की हम इस मुहिम में शामिल हैं। आई रिमेंबर आई वाज अ बीकनाइट, तो हमारे स्कूल में बाकायदा इफ़ वी वर टू रेज फंड्स एंड वी वर टू रेज अवेयरनेस इवन एज लिटिल चिल्ड्रन, तो हमें एक बैज मिलता था एज इमरान खान्स टाइगर्स, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट टू वंस अगेन वेलकम somebody from this very institution to my show. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद नजीब नेमतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। सर, मुझे ये पता है कि माशाल्लाह लाहौर, पेशावर और अब इसकी बुनियाद कराची के लिए भी रख दी गई है। थोड़ा सा पहले मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि कराची में जो आपका अस्पताल कायम किया जा रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस है, हाउ कैन पीपल पार्टिसिपेट? मुझे पता है कि सिर्फ एक SMS भेजकर भी इसकी फंड रेजिंग में लोग हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, शौकत खानम कराची में तो वैसे 2010 से काम कर रहा है जी, और हमारा सेटअप डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन कराची में है। इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, मरीज़ों को देखा जाता है, क्लिनिक्स हैं, इसके अलावा लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी की फैसिलिटीज़ भी हैं। और हमारे पास एक वॉक इन क्लिनिक है जिसमें मरीज़ों को लाहौर नहीं जाना पड़ता शुरू में, बल्कि कराची के मरीज़ और अतराफ़ के जो मरीज़ हैं वो कराची में ही दिखा सकते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट जो पहले के इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं, उनको जो है जो इनिशियल वर्कअप होता है वो करवा के और फिर लाहौर में अपॉइंटमेंट दिलवा के डायरेक्ट डॉक्टर के पास भेजा जाता है। सही, ताकि उनका वक्त बच जाए। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। ये चीज़ें अच्छा, मुझे बताइए कि जो अस्पताल का क़याम हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अच्छा, ये जो है DHA सिटी में बन रहा है, काफ़ी बड़ा अस्पताल है और इसका काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेंगे इसके बनने में इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जो मैंने पहले सवाल रेस किया कि वी नो कि ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कुछ इशारे इस तरफ भी मिलते हैं कि हर 5 में से 1 खातून को होने की यानी पॉसिबिलिटी होती है पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर। फिर भी इस गुफ्तगू से हम कतराते हैं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। तो छाती का सरतान, क्या आप समझते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हम इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, या फिर अब ये रिपोर्ट ज़्यादा होता है? देखिए, हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है पुरानी कि जी हम पूरे मुल्क की कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिसमें नंबर 1 अवेयरनेस है। जैसे ये प्रोग्राम आप कर रही हैं तो इससे लोगों को पता चलेगा कि छाती का कैंसर क्या होता है। जैसे अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि आइज़ कांट सी व्हाट माइंड डजंट नो, कि जी आँखें वो चीज़ नहीं देख सकती जो दिमाग को नहीं मालूम। तो अगर हमें पता हो कि जी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, अगर गिल्टी किसी के छाती में होती है तो वो कैंसर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन हो सकती है, तो वो डॉक्टर के पास जाए, दिखाए, तशख़ीस कराए। तो एक तो ये वजह है अवेयरनेस। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये है कि 45 साल या 50 साल के बाद हर औरत को एक टेस्ट होता है मैमोग्राम या ब्रेस्ट का एक्सरे, स्पेशल एक्सरे, वो करवाना ज़रूरी होता है हर साल। उससे आप बहुत अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी इवन स्टेज 0 में डिटेक्ट कर लेते हैं हम, तो उसमें ट्रीटमेंट भी आसान होता है। तो ये भी एक वजह है लोगों में अवेयरनेस कि जी स्क्रीनिंग करवाओ, स्क्रीनिंग से कैंसर अगर मिल जाए तो वो भी कैंसर की शरह को बढ़ा देगा। तो अर्ली डिटेक्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इवन 0 स्टेज में है, अगर बिल्कुल अभी इंसेप्शन ऑफ द डिज़ीज़ है उसमें भी इसको डिटेक्ट करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद वो सिक्योरिटी नेटवर्क, वो हेल्थ केयर नेटवर्क हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे आपने खुद कहा कि गिल्टी को डिटेक्ट करने के बाद भी उसको मेडिकल अटेंशन नहीं दे रहे होते। तो आपका मशवरा तमाम ख़वातीन जो 35 साल की उम्र से अबव हैं, आप साल में 1 दफ़ा, जहाँ आप अपना मेरे ख्याल
ख्याल में थायराइड का टेस्ट करवाती हैं, अपने हार्मोन्स को चेकअप में रखती हैं। इसके अलावा आपका LFT होता है, आपका लिवर फंक्शन आप देखते हैं, डायबिटीज़ आप देखते हैं। उसी के साथ अपनी ईयरली प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड कर लीजिए। और मैं जानती हूँ कि इसमें सिर्फ तबके की या आगही की बात नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत वेल टू डू लोग भी साल में एक दफ़ा भी ये टेस्ट नहीं करवाते। अब आपने कुछ चेंज देखा है वैसे डॉक्टर साहब? आर पीपल टेकिंग देयर हेल्थ अ लिटिल मोर सीरियसली? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में लोग अब जो है वो डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं, अपने फिजिकल रेगुलर चेकअप्स करवाने लगे हैं। और अक्सर लोग इसलिए नहीं कहते थे कि जब मैमोग्राम करवाएंगे तो गिल्टी ना निकल आए, कैंसर ना निकल आए, बायोप्सी करवाने से कैंसर बढ़ जाता है। ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, इनसे जो है मीन्स लोगों को। अच्छा, एक मुझे बताइएगा, क्योंकि छाती का सरतान बेसिकली एक आज़ा को अटैक करने वाली बात है। अ कॉमन मिसकंसेप्शन इज़ ऑल्सो कि छाती का सरतान सिर्फ ख़वातीन को होता है। इस पर थोड़ी सी मैं आपकी वजाहत चाहूँगी कि दे आर इंसिडेंसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि मर्दों को भी छाती का सरतान हो जाता है, ये थोड़ी वजाहत कीजिएगा। मर्दों में छाती के सरतान की शरह बहुत कम है, कम है। 100 में एक, अगर मैं 100 या 200 ख़वातीन को देखता हूँ तो एक मर्द को जो है वो छाती का सरतान होता है। ओके। स्पेशली उन मर्दों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, क्योंकि जेनेटिक्स इसमें काफ़ी प्ले रोल करती हैं। तो इसलिए ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा आम है, और इवन वो दुनिया में तो नंबर 2 है, पाकिस्तान में नंबर 1 है ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसकी भी वजाहत कीजिएगा कि अक्सर लोग ये, एक तो आपने जैसे खुद कहा कि गिल्टी, या अगर आपने महसूस किया कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको डिले करते हैं, डॉक्टर के पास चले गए, अगर मर्ज़ की तशख़ीस हो गई, यानी फर्स्ट 3 स्टेजेस का कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया, तो नॉर्मल फिर उसकी जो मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो क्या है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जैसे ही आपको कैंसर का पता चला, एक तो बायोप्सी होगी, फिर कीमो या रेडियोलॉजी की तरफ आप जाएंगे। उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या अब अवेलेबल हैं? देखें, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेज, कि जी स्टेज क्या है बीमारी। जैसे आपने कहा कि जी पहले से तीसरे स्टेज तक, तो टोटल 4 स्टेजेस होती हैं जी। हाँ, शुरू के स्टेज में जो है सर्जरी होती है। सर्जरी होती है यानी पहले उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जी छाती पूरी निकाली जाए, सिर्फ गिल्टी निकाल के भी कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। ओके। तो सबसे पहले सर्जरी, अगर वो सर्जिकली निकाला जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद उस रिपोर्ट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। सही। जैसे गिल्टी अगर निकालें तो शुआओं की ज़रूरत पड़ती है अगर छाती को बचा लें, लेकिन कीमोथेरेपी या टैबलेट या दूसरे तरीका इलाज जो है उनका डिसाइड करना जो वो डिपेंड करता है रिपोर्ट के ऊपर, कि जितनी एडवांस डिसीज़ होगी, जितनी वापस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम कीमोथेरेपी इस्तेमाल करें या मज़ीद दवाएं इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, क्या ये एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि चाहे आप ये सर्जरी करवा लें, आप कैंसर फ्री हो जाएं कुछ अरसे के लिए, लेकिन रिलैप्स होता ही होता है? वेरी अनलाइकली। देखें, इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि कैंसर के साथ ज़िंदा हैं, मीन्स कैंसर की हिस्ट्री थी उनकी, और अब जो है कैंसर नहीं है। हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि जी हिस्ट्री, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये भी डिसीज़ हैं, इसी तरह कैंसर की भी हिस्ट्री थी, और कैंसर क्योर हो जाता है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 to स्टेज 3 जब वहाँ ट्रीट कर देते हैं तो पेशेंट कैंसर फ्री हो जाता है। सही। ये ज़रूर है कि हम उन मरीजों को फॉलो करते हैं 5 साल या 10 साल के, जी उनमें वापस आने का रिस्क हो सकता है। और रिस्क जो आप कहते हैं डॉक्टर साहब, ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर है तो रिलैप्स या रिकरेंस ब्रेस्ट में ही हो या बॉडी में कहीं पे भी कैंसर आ सकता है? ब्रेस्ट में हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो इसलिए हम मरीज को जब देखते हैं तो ना सिर्फ स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग नहीं करते बल्कि मुआयना करते हैं, उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हमें मिले जिससे पता लगे कि जी मरीज़ को वापस आने के कुछ पता लग रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से टेस्ट करते हैं। अच्छा, जिसको आप कहते हैं कि कैंसर फ्री हो गए, क्योर हो गया, कीमोथेरेपी करा ली, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है मरीज की? बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल। क्योंकि जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं वो एक आर्जी हैं, कीमोथेरेपी के दौरान है। ठीक है। जब कीमोथेरेपी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर वो बाल भी वापस आ जाते हैं, वो खाना पीना भी सही हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल वापस लाइफ में आ जाते हैं। और रवैयों के बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में किसी भी मर्ज से लड़ने के लिए जो हिम्मत आपको मिलती है वो आपके सपोर्ट ग्रुप से, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदारों से मिलती है। हमारे रवैये किस हद तक अब एक्सेप्टिंग हुए हैं टूवर्ड्स कैंसर? क्या हम वो सपोर्ट लोगों को देते हैं, ख़ास तौर पर अगर फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर हो? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सपोर्ट सिस्टम या फैमिली सिस्टम है स्टिल इंटैक्ट। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। बिल्कुल। ठीक है।
और जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर जो है एक फर्द की बीमारी नहीं होती, बल्कि इसमें पूरा माशरा या पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है इस मरीज़ के साथ, क्योंकि मरीज़ के साथ आना जाना, फिर उसके फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। तो ऐसी सूरत में फैमिली को अगर बैठ के समझाया जाए, इस काउंसलिंग बेसिकली कि जी डिसीज़ जो है वो क्योरेबल है या ट्रीट, अगर स्टेज 4 है तो वो ट्रीटेबल है, सही, इट्स अ क्रॉनिक डिसीज़। अब तो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आखिरी स्टेज के भी जो है साल साल जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात मैंने आपके थ्रू लोगों को कहनी थी कि जैसे अगर हम शौकत खानम की तरफ देखते हैं, ऐसा इदारा जो सब्सिडाइज रेट्स पे इलाज कर रहा है और उस तबके की भी खिदमत कर रहा है जो शायद अपने लिए ये मेडिकल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते। यू नो, स्टेट ऑफ द आर्ट इन एनी केस, यानी आपका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, आपकी मदद की जाएगी। तभी वंस अगेन हमारे थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मुखैर अफराद हैं वो ज़रूर इस इदारे में डोनेट करें ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन दूसरी चीज़ कि किसी भी डिजीज़ के लिए हम अपने माशरे को अगर देखें, हमारे पास इंश्योरेंसेस नहीं हैं, हमारे यहाँ एक कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स नहीं हैं, तो जहाँ हम बच्चों की तालीम की बात करते हैं, अपना घर बनाने की बात करते हैं, प्लॉट्स खरीद लेते हैं, आप क्या कहेंगे कि इस तरह का खुदा न खासा आपकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो इट इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन। हाउ विल यू टेल पीपल टू प्रिपेयर फॉर दैट डॉक्टर साहब, कि आपके पास इतनी जमा पूंजी होनी चाहिए कि खुदा न खासा ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो आप उसको फाइनेंशियली फेस कर सकें? देखिए, रास्ते अल्लाह बना देता है, बेशक। अब जैसे शौकत खानम है, शौकत खानम में तकरीबन 80 से 85% मरीज जो है वो एक पैसा भी नहीं देते, सही, और उनका पूरा इलाज हो जाता है, और बिल्कुल जैसे अमेरिका या यूरोप में इलाज होता है वैसा इलाज होता है, सही। तो अगर एक स्टेप ले आदमी कि जी इलाज के लिए, तो फिर रास्ते खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आप लोगों को मशवरा लेंगे कि वो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कराएं? You should be prepared a little bit. जैसे अल्लाह ताला हदीस शरीफ में ना कि पहले अपने घोड़े बांधो फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो कि असबाब बनेंगे। अनफोर्सीन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है हमारे जो आबादी का तनासुब है, हम लोग मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं या लो मिडिल क्लास ज़्यादा हैं, तो उनमें हैंड टू माउथ ज़्यादा लोग रहते हैं, बेशक, तो उनमें बचत करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो कर सके उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेनी डेज के लिए कुछ ना कुछ जमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। वी हैड डॉक्टर नेमतुल्लाह फ्रॉम शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। एक ही बात लोगों को कहेंगे कि जहां आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वैल्यू करते हैं, देखिए एक तो होती है कि कई चीज़ें प्रिवेंट आप नहीं कर सकते, जेनेटिकली आप प्रोन हैं, लेकिन अगर अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, अपने खाने पीने पे, वर्जिश पे, नींद की क्वालिटी पे, इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदा न खासा ऐसी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अक्सर देखते हैं लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होती, आपने प्लॉट घर ऐसे लेके रखे हुए हैं कि उसको आप फौरी तौर पे बेचकर आपके हाथ में नकद रकम नहीं आ सकती। तो वंस अगेन आई थिंक आई वुड स्ट्रांगली से कि अपनी मेडिकल इंश्योरेंसेज या किसी भी मेडिकल एंड अदरवाइज इमरजेंसी के लिए अपने पास थोड़ा कैश आपके पास होना जरूर चाहिए। इसी नोट पे लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं, ओहो बड़े हम ऊपर से आ रहे हैं, आज हमने ओवरव्यू लिया हुआ है चीज़ों का। जी जनाब, वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। और अब ज़रा चलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कि आज की हमारी खबरों में व्हाट्स आज इन फोकस। जी जनाब, अभी तक ये बात की जा रही है कि अगर आप केट मिडल्टन की जो मलबूसात की चॉइसेस हैं उसको देखते हैं तो काफ़ी हद तक उन्होंने लेडी डायना के जो कलर्स थे, जो उनका दौरा पाकिस्तान था, उसकी याद ताज़ा कर दी। कलर चॉइसेस भी वही थी। इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो कट्स एंड कलर्स थे, आई थिंक शी हैज़ बिन ऑफन क्रिटिक्ड कि वो जो उनके मलबूसात की चॉइसेस होती हैं वो लेडी डायना को या तो इंस्पायर्ड होती हैं उनसे, या कई दफ़ा लोग ये तक कह देते हैं कि उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। बहरहाल शी इज़ वेरी ग्रेसफुल एंड आज उनकी चित्राल रवानगी है, तो आई एम श्योर कि शी विल एक्सपीरियंस मोर ऑफ द कलर्स ऑफ पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं जी। आपने जैसे आपको बताया कि जो रूबिक क्यूब के मुकाबले हैं पूरी दुनिया में इनकी एक ख़ास अहमियत कही जाती है, और ख़ास तौर पर जर्मनी में होने वाले इस मुकाबले के लिए पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी नौजवान ने क्वालिफाई किया है। आइए सबसे पहले आपको इनके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
जी जनाब, वेलकम बैक। और देखने में समझा जाता है कि ये बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा ही एक मुश्किल और इंटेंस गेम होता है, बिकॉज उसमें महारत चाहिए होती है। अगर आपको याद हो, विल स्मिथ की मूवी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में दिखाया गया कि एट अ वेरी प्रेशराइज पॉइंट ऑफ व्यू जब ह्यूमन ब्रेन के पास सर्वाइवल मोड में जाते हैं तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ विल स्मिथ का वो जो एक सीन है, वो आइकॉनिक सीन है व्हेन ही रिजॉल्व्स द रूबिक क्यूब इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हानिल हैज़ बीन डूइंग रियली वेल एज वेल, और अब पाकिस्तान से ये क्वालिफाई करके जर्मनी जा रहे हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये शौक, ये इंटरेस्ट इन्होंने कैसे इनके अंदर आया। सो अस्सलाम वालेकुम हानिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि आप क्लास 8 में हैं और आमतौर पे कोई इस तरह का इंटरेस्ट हो तो लोग बड़े कहते थे नहीं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। आपको क्या फैमिली की तरफ से हर तरह से इंकरेजमेंट थी कि नहीं, इफ दिस इज योर इंटरेस्ट देन गो अहेड विद इट? ये एक्चुअली ये माइंड गेम है ना, तो इस वजह से मुझे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने इनकरेज किया कि आप ये करो, क्योंकि ना इससे ना इसको सॉल्व करने से हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। सही। इस वजह से उन लोगों ने बोला आप करो, अब इसमें बेहतर हो जाओ, फिर आपको मुकाबले में पार्टिसिपेट करवाएंगे। अच्छा हानिल, मुझे बताएं कि पढ़ाई में आप कैसे हो, ग्रेड्स कैसे आते हैं? मेरे पढ़ाई में मैं प्रीटी गुड हूँ। हाँ। मेरे एज आते हैं A+। ओके अच्छा, और मुझे बताएं कि इसमें इंटरेस्ट कितने सालों से, बचपन से यानी और छोटी उम्र से कर रहे हो या 1-2 साल पुरानी बात है? मुझे ये इंटरेस्ट आया था बहुत पहले, जब मुझे पहली बार मिला था ना, तो मुझे ना सॉल्व करने नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले फिर मैंने इसको वापसी मैंने स्टार्ट कर दिया करना, और फिर मैं सीख गया। अच्छा, बाकी कई जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि आपके पास ऑनलाइन हेल्प मौजूद है, इसकी कोई ख़ास स्ट्रैटेजी होती है? हम बड़ा तेज़ी से लोगों को इसको सॉल्व करता हुआ देखते हैं, तो इसकी क्या टेक्निक है? अगर तुम हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहो कोई टिप्स एंड टेक्निक्स इसको सॉल्व करने की। अगर इसमें एक टेक्निक होती तो मैं आपको बता दा, इसमें ना हज़ारों टेक्निक्स हैं, इसमें 43 क्विंटिलियन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप इसको कर सकते हैं। सही। इस वजह से आप इसको सॉल्व करके मुझे दिखा सकते हैं? ये कितना टाइम लगता है आपको? ये टाइम बार्ड होता है जो आपका कंपटीशन है? ओके, सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस। कितना टाइम तुम्हें लगता है आमतौर में? अराउंड 20 to 25 सेकंड। 20 to 25 सेकेंड्स। ओके ब्रिलियंट, लेट्स गो। हम देखते हैं जी 20 से 25 सेकेंड के अंदर हानिल इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से हानिल के हाथ चल रहे हैं। वाओ, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। आप देख सकते हैं कि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड था बट यू वर एबल टू डू इट। मुझे बताओ कि हाउ इज योर ब्रेन फंक्शनिंग इट, यानी तुम जब इसको प्रोसेस कर रहे होते हो, एक तरफ हम अक्सर देखते हैं, यानी मेरे जैसा कोई शख्स अगर करेगा जी 4 एक कलर के अगर एक तरफ हो गए हैं तो उसके बाद यू सेइंग कि अच्छा इसको घुमाया तो फिर सडनली वो कॉम्बिनेशन तो खराब हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड? ये करते कैसे हैं, जरा आप कोई टिप्स दो भाई। वेल इसमें होते हैं अलग अलग एल्गोरिदम्स, इसको लोग फार्मूलास भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका क्यूब एक स्टेट में हो तो आप उस एल्गोरिदम को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे ना तो पूरा एक डिफरेंट स्टेट आ जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए तो थ्योरेटिकली भी पढ़ना पड़ता है या ये सिर्फ मेंटल गेम है, ये प्रैक्टिस से आया है तुम्हें? प्रैक्टिस, लेकिन यू कैन स्टडी फॉर इट, इसके लिए कुछ लिखत पढ़त नहीं होती है? इससे होती है, इससे बहुत अच्छी माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। मैंने नोटिस किया जब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करता हूँ और फिर स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे ना बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है और मैं माइंड फ्रेश हो जाता है। यानी ये वो लोगों के लिए जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डेड अपने आप को फील करते हैं, वो यू कैन डू इज लाइक आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, ज़रा थोड़ी देर इसमें अपना जहन किया तो आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर हो सकती है। मुझे बताएं जर्मनी के लिए कितने एक्साइटेड हो हानिल? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मुझे पहली बार यूरोप देखने का मौका मिलेगा। सही। और वहाँ पर के इलाके वगैरह। स्कूल का क्या रिएक्शन था जब उनको बताया मैं जर्मनी जा रहा हूँ, सिलेक्ट हो गया हूँ? सब लोग बोले कि कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने भी बिलीव नहीं किया एट फर्स्ट ना, फिर मैंने सबको बताया कि देखो मैं जा रहा हूँ। तो इस वजह से। हानिल अप्लाई कैसे किया था? स्कूल की तरफ से तुम्हारी पार्टिसिपेशन हुई या पर्सनली तुमने अप्लाई किया? पहले मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी अपनी सॉल्व करते हुए ना, उन लोगों ने देखा, वो WCA वालों ने देखा, बोला क्या पाकिस्तान से? मैंने बोला हाँ। उन लोगों ने बोला कि पाकिस्तान से तो मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है कभी भी, पाकिस्तान से कोई आता ही नहीं है। सही। इस वजह से आप आ जाओ। बोला अच्छा। और इसका ट्रैवल और स्कॉलरशिप उन्होंने सब अरेंजमेंट्स उन्होंने किए या आप खुद अपने खर्चे पे जा रहे हो?
एक्चुअली मेरा भाई उधर रहता है। सही। उन्होंने मेरे से किया। ओके, ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह ताला आप उसमें अगर जीत जाते हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट वुड यू वांट टू डू आफ्टर दैट? इसके बाद मैं एक कोशिश करूंगा कि अपने इलाके में मैं अपना खुद का एक कंपटीशन बनाऊं, इसमें ना हमारे इलाके में के बच्चों भी ना पार्टिसिपेट कर सकें। यानी आपको पता चले कि कंपटीशन रन कैसे करते हैं, फिर मे बी एट अ पाकिस्तान लेवल और एट अ सिटी लेवल तुम ये करना चाहोगे। हाँ। दोस्तों में किसी को इंटरेस्ट है हानिल आपकी तरह इसमें? दोस्तों में नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अकेले हो। और घर में किसी को इंटरेस्ट है? घर में सबको इंटरेस्ट है। घर में सबको इंटरेस्ट है। कोई आपको हरा पाता है? किसी ने नहीं अभी तक ये अटेम्प्ट किया। हानिल, गुड लक टू यू। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू सी यू गोइंग टू जर्मनी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और हम दुआ करेंगे कि हानिल इंशाल्लाह ताला जीत के आएँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही अहम हमारे पास सब्जेक्ट है। आलमी खुराक का दिन मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड फूड डे। इसके हवाले से जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि एक ज़माना आपको याद होगा कि जब सन 2000 आया था तो लोगों ने और पूरी दुनिया के जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर 2020 के लिए गोल सेटअप किए थे, और उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था। यानी 2 दहाइयों में कई ऐसे मसाइल जिनका हल आलम इंसानियत हल कर पाएगी, और उनके लिए यानी इट विल बी अ बेटर वर्ल्ड, इस विजन के साथ इस साल को शुरू किया गया था। लेकिन आज जब के हम 2 महीने दूर रह गए हैं सन 2020 से, हमें ये नजर आता है कि हमने बहुत सारे इस तरह के एरियाज पे फॉल्टर किया है, और उसमें एक जो मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है जीरो हंगर का। यानी आज भी दुनिया में, जो कि 7.5 बिलियन की आबादी की आज दुनिया है, इसमें बहुत सारे लोग खाली पेट सोते हैं और मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार होते हैं। अगर आपको याद हो, मौजूदा हुकूमत का 1 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन इनॉग्रल स्पीच में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिन चंद अहम इश्यूज की तरफ इशारा किया था, उसमें पाकिस्तान की स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों को जो हम कहते हैं कि खुराक और न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, इसका हवाला दिया था। आज दोबारा से इन्हीं एम्बिशंस को, इसी एम को, इस गोल को दोबारा रिजॉल्व करने का दिन है। अपने इर्द गिर्द जरा नजर डालिए, आपको दोनों ही तबके फरावानी से नजर आएंगे। वो बच्चे जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, यानी हमारी वो बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा जिनकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, उनकी वर्जिश नहीं होती, तो जो एक मुतवाजन आपका वज़न होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनका वज़न है। और दूसरी तरफ हम उन पर भी नज़र डालेंगे जो जाहिर सी बात है उनके पास ज़रिए माश ना होने की वजह से, परचेजिंग पावर ना होने की वजह से, एक्सेस टू फूड ना होने की वजह से मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ही लागर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर उनका जिस्म आपको नज़र आएगा। इसी से एक और जो एरिया हमारे जहन में आता है कि ना सिर्फ अगर हम अपने घरों की तरफ देखें, बल्कि जो इवेंट्स और तकरीबात का हम इनेकाद करते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि हम खुराक का कितना ज़िया करते हैं। हमारी प्लेट में हमारी भूख से कहीं ज़्यादा हम खाना निकालते हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है क्योंकि हम उसको खा नहीं पाते, उसको झूठा कर देते हैं, फिर वो जाता है वेस्टेज की तरफ। आपने कई इस तरह के प्रोग्राम्स देखे होंगे, और ये मेरे ख्याल में दिल को, जहन को लर्जा देने वाला ख्याल होता है कि जो चीज़ें आप अपने खाने की प्लेट में छोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि शायद जी अब तो ये डस्टबिन में ही जाएंगी। भूख का और अफलास का हमारे मुल्क में भी ये आलम है कि वो खाया व बचा हुआ खाना भी चलाया जाता है, और पाकिस्तान के, कराची के कई आपको ऐसे इलाके मिल जाएंगे जो प्लेट में से झूठा बचा हुआ खाना बाकायदा उसको सर्व किया जाता है, उसमें से खाली हड्डियाँ निकालने या क्या उसका रिसाइकलिंग का तरीका है। इसमें हाइजीन इशूज़, बाकी चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन एथिक्स और मोरालिटी की आप बात कीजिए। यानी अगर हम सिर्फ अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करें कि हमें पेट भर खाना मिलता है, सो वी विल ऑल्सो भी इंक्लाइन कि हम उस खाने को ज़ाया ना करें, उस नेमत का शुक्र बजा लाएं। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अहम पैनल मौजूद है। इससे जुड़े हुए मुखिया से उस पर ज़रूर बात करेंगे, और ये आदत हमने कहाँ से डालनी है बच्चे को, इस पर भी बात की जाएगी। भूख से ज़्यादा हम उसकी
प्लेट पे एक चोटी बना देते हैं पहाड़ सी खाने की और फिर हम उसको फोर्स कर रहे होते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टू लाइफ। हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए पोर्शन साइज़, अगर आप कभी बाहर घूमने फिरने जाएँ, आप अक्सर इस बात पे कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे कि इतने सारे पैसे दिए हमने रेस्टोरेंट में जाकर और हमें पोर्शन इतना सा मिला। असल में पोर्शन उतना ही होना चाहिए। हमें आदत हो गई बड़ी बड़ी प्लेट्स में और बड़े बड़े पोर्शन खाने की। इसमें भी हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले जी हमारे आज के पैनल से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ अब्रो साहब, डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जी एक फाउंडेशन है, NGO है जो खास तौर पर फूड से रिलेटेड इशूज़ पे ही काम कर रही है। इट इज़ द नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड। हमारे साथ मौजूद है राना अवैस। थैंक यू सो मच अवैस फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यू सी हर ऑफन एज अ होम एक्सपर्ट और ख़ास तौर पे आज के मौजू से उनसे रिलेटेड बात करनी है। हमारे साथ हैं जी उफेरा साहब। थैंक यू सो मच उफेरा फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। उफेरा, नेशनल लेवल पे और बड़े लेवल पे तो हम बात करेंगे, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि माइक्रो यूनिट्स ही हमारे माशरे को बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कुछ घरों में तो हम ये प्रैक्टिस देखते हैं कि पूरे हफ्ते का भी जो बना हुआ है वो छोटा छोटा उसको कंटेनर्स में मिनिमाइज करके फ्रिज में जी वो 9 रखा हमने बनाया हुआ होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो दिन में 2-2 दफ़ा कुकिंग कर रहे होते हैं। तो आप एज अ होम एक्सपर्ट लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड ये करूँगी कि जो हमारा वीकेंड होता है ना, इट नॉट जस्ट ऑल अबाउट घूमना फिरना खाना पीना बाहर, इट्स अबाउट द प्लानिंग फॉर द कमिंग वीक एज वेल। तो अगर हम उसमें प्रॉपर मेन्यू प्लान करें और अपनी प्रॉपर शॉपिंग लिस्ट बना लें, वॉट एवर योर बजट इज, इट्स डजंट मैटर कि लो हाई और मिडिल क्लास आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर प्लानिंग हुई भी होती है ना, तो आपके घर में शॉपिंग लिस्ट भी प्रॉपर तरीके से, पैसे भी प्रॉपर तरीके से खर्च होते हैं, सामान भी एक तरीके के साथ आ रहा होता है, उसको यूज भी उसी तरीके से किया जा रहा है। कॉमन प्रैक्टिसेस क्या नजर आते हैं आपको? पहले लोग कहते थे महीने का राशन डलवाते हैं, मेरे ख्याल में 15 दिन का राशन लाया जाता है। जो अब हालात जा रहे हैं हमारे मुल्क के, मैं अपने सर्कल में ही देखूं तो वो प्रैक्टिसेस अब खत्म होती जा रही हैं। इनफैक्ट आप ग्रोसरी स्टोर्स में भी चले जाएं बड़े, तो वो रश आपको नजर नहीं आएगा। बाइंग पावर बहुत रिड्यूस हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब वो 15 दिन वाली भी चीज वीकली पे रिड्यूस हो गई है कि वीकेंड पे शॉपिंग हो रही है, और वो भी बहुत मिनिमाइज कर गई कि चीजों की कटौती हो रही है, ये नहीं ये बहुत महंगाई हो गई। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आमतौर पे आजकल आप घरों के मेन्यू में क्या देख रही हैं? लोग एक वक्त के खाने में 2 डिशेस बना रहे हैं, सिंगल डिश बना रहे हैं, चावल के साथ रोटी भी है, या दोनों में अब हमने चॉइसेस करनी शुरू की? क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी हुई है और उस लिहाज से मैं डाइट प्लान्स और आई एम अ डाइटिशियन टू, तो जो मैं जब गाइड दे रही होती हूँ या डाइट प्लान्स दे रही होती हूँ सिद्रा, तो मोस्टली जो सामने अब लोग आ रहे हैं ना मेरे, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप वो डाइट प्लान्स दें विच वी कैन अफोर्ड एक्चुअली। अच्छा। मतलब आप इसमें से अगर चाहें तो फल इसमें से हटा दें, सब्जियां थोड़ी कम कर दें क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं, आप दालों पे आ जाएं क्योंकि शायद वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, चावल कम कर दें, या रोटियों की, मतलब अब डाइट प्लान्स को सब्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसी चीज को अगर मैं आपके पास लाऊं इम्तियाज साहब, आप एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर क्या देख रहे हैं? क्योंकि एज सिंध फूड अथॉरिटी हम बात करते हैं ना सिर्फ सेफ की लेकिन मैल न्यूट्रिशन की भी। आप देख सकते हैं कि सिंध के कई इलाके अक्सर जब हेडलाइंस बनती हैं थरपारकर से रिलेटेड, बच्चे भूख से, अफलास से, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, अम्बात वाक़े हो रही हैं, ये इतनी स्केर्सिटी ऑफ फूड कैसे? यानी कभी कभार जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे ही मुल्क में एक ही वक्त बैक वक्त फ्लडिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं, और दूसरी तरफ किल्लत खुराक है, किल्लत पानी की है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? हमारी क्या मास्टर प्लानिंग फ्लॉड है? देखिए जी, दिस इज़ ओवरऑल वर्ल्ड फिनोमेना। इसमें मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स अगर इसको हम डिस्कस कर लें, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो रिसेंट स्टडीज़ हैं, ऑलमोस्ट 36,000 टन्स ऑफ द फूड is wasted every year. 36 टन 36,000 टन्स हम हर रोज वेस्ट करते हैं? एवरी ईयर। पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स है ये, ओवरऑल पाकिस्तान की। इसमें दूसरी बात जो आपने पर्टिकुलरली थरपारकर और रियाज की पूछी, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इंडेक्स में, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो रेटिंग लिस्ट है, वो 11th एक्सट्रीम रिस्की कंट्रीज़ पाकिस्तान। यू कैन इमेजिन कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमसे 10 कंट्रीज़ वर्स्ट हैं, बाकी दुनिया सबसे हमसे बेहतर है। और इसकी आप क्या वजह देखते हैं इम्तियाज़ साहब? इज़ इट बिकॉज हमारे यहाँ, हम एक ज़माने में तो हम इस बात पे बड़ी फ़ख्र कहते थे, आज भी हम कहते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हम अपने अनाज खुद उगाते हैं, फिर ये वल्नरेबिलिटी का ये आलम कि हम 11वें नंबर पे हैं। अगेन इसमें 2 चीज़ें हैं, ये दिस इज़ टू वे ट्रैफिक, इसमें एक चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा था कि देखें,
अब सुनते ही बड़ी, एक बोलते हुए बड़ी दिक्कत और तकलीफ महसूस होती है कि पाकिस्तान में हर 5 से 7 सेकंड में, ये स्टेटिस्टिक्स है कि हर बच्चा भूख, मेल न्यूट्रिशन और इन चीज़ों की वजह से या तो वो सीरियसली हो जाता है या तो वो सडन डेथ हो जाती है उसकी वजह से। और आप थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में हर 8वें बंदे में से एक बंदा भूख पे सो जाता है रात को, जो सोने की बात हो रही थी कि कितने लोग भूख से सोते, तो दिस इज अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी आर टॉकिंग। कैन वी से दैट अगेन? आपने कहा कि हर 5 से 7 सेकंड के बाद एक बच्चे की मौत वाक़ होती है हमारे ही माशरे, हमारे ही मुल्क में, सिर्फ मेल न्यूट्रिशन और खुराक की कमी से रिलेटेड मसाइल की वजह से। यानी हो सकता है उसको कोई मेडिकल कंडीशन में वो मुब्तला हो जाए, कोई बीमारी हो जाए जो कि अवॉइड की जा सकती थी, प्रिवेंट की जा सकती थी अगर उसकी खुराक सही होती, उसकी वालदा की खुराक सही होती। और दूसरी तरफ ये कि इसी सूरत हाल की वजह से उसकी डेवलपमेंट आप सोच सकते हैं स्लो होगी और मौत भी वाक़ हो जाती है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि हर 8वां शख्स यानी एवरी 8th पर्सन इज एक्चुअली स्लीपिंग विदाउट इनफ फूड। यानी अगर आप कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र तो डालिए। आज अगर आपके पेट में पेट भर खाना है, आपके प्लेट में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द के जो आपके घर के ख़ानदान के लोग हैं वो खाना खा रहे हैं, यू आर अमंग्स द ब्लेस्ड पीपल। नाउ कमिंग टू द नेशनल प्लानिंग अकाउंटेंट, इम्तियाज़ साहब अभी एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, वापस आके ज़रा ये बात करेंगे कि हम अपनी वल्नरेबिलिटी को, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो इंडेक्स बनाया गया है उसमें हम 11वें नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा यानी 10 हमसे आगे ममालिक है जहाँ पे फूड स्केर्सिटी हो सकती है, जहाँ पे खुराक लोगों की पॉपुलेशन के आबादी के मुताबिक नहीं है और हमारे पास ज़खायर भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम बहुत वल्नरेबल हैं। इस वल्नरेबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं हमारे लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं गई हुई थी वहाँ पर ये बात की जा रही थी कि हम डिजीज़ की बात करते हैं कि इंसानों को क्या क्या बीमारियाँ लाहक हो गई हैं। आप ये देखिए कि आज बेचारे जो पेट्स हैं, आपके घरों में अगर बिल्ली है उसको भी हेपेटाइटिस होने का चांस है, उसको आजकल डायबिटीज़ हो रही है। यानी जिस जिस चीज़ को इंसान ने अपनी तो खुराक ख़राब की ही है, बट एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग फेड बाय ह्यूमंस, चाहे वो आपका कैटल एंड लाइव स्टॉक हो, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे आपके अपने बच्चे हों, आपने माशाल्लाह से सारों को बीमार कर दिया है। तो इस पे वैसे ज़रा बात करनी ज़रूरी है। हम खुद अपनी तरफ से जो अच्छाई की तरफ जाते हैं, पीपल से कि इट इज़ अ होल माफिया। आप देखें कि ख़ास लोग जिनके अपने एजेंडा होते हैं वो आपको एक तरफ लगा देंगे, कभी फैट बुरा है, कभी शुगर्स बुरी है, कभी कोई चीज़ बुरी है। यानी लोग कहते हैं कि दिस इज़ ऑल अ ट्रेंड, यानी जिस चीज़ को बैकअप करना होता है, आज चीनी ज़्यादा खिलानी है तो चीनी अच्छी हो जाएगी, बटर खिलाना है तो जी बटर से हार्ट अटैक नहीं होता। आप यू फील दैट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन? है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा जो पहले बात हो रही थी कि एक शेर के साथ कि मैं कहीं भूख से न मर जाऊँ ए अमीर शहर, गर मुस्तकबिल हूँ तुम्हारा तो बचा ले मुझको। ये ग़ज़ाइयत के हवाले से और आलमी यौम खुराक के हवाले से आज जो पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, इसका मकसद और आज इस साल का जो उन्वान है वो है कि हेल्दी डाइट्स फॉर अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड और एक्शंस आर आवर फ्यूचर्स, कि सेहत बख्श ग़िज़ा जो है वही भूख को मिटा सकती है और ये हर इंसान का बुनियादी हक है। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक पूरी दुनिया में 820 मिलियंस पीपल हैं जो सफ़र फ्राम हंगर, और तकरीबन यूएनओ के इदारे एफओ के मुताबिक 2 बिलियंस पीपल ऐसे हैं जिनको सेफ, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड नहीं मिल रहा। बिल्कुल। ग़ज़ाइयत के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जो आप बात कर रहे हैं मैं इसी को ऑन करता हूँ कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर एक कंट्री की हो सकती है तो वो अपने बच्चों के, अपने और एक ओवरऑल प्लानिंग हमें करनी ज़रूरी है। वैसे इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम को, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वो कह ये रहे थे कि हुकूमतों का काम ये होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इतना उठा ले कि वो प्राइवेट सेक्टर सारी नौकरियां दे। हुकूमतें अगर नौकरियां देने पे लग जाती हैं, जो 1970 में काम था, उससे इदारे बनते नहीं, बिगड़ जाते हैं। सियासी तौर पे रखा जाता है लोगों को, कहीं पैसे दे के, कहीं सियासी एफिलिएशन की बुनियाद पर, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो होता नहीं। दुनिया भर में इस वक्त हुकूमतें जो हैं वो अपने जो मातहत इदारे हैं उनके ज़रिए
प्राइवेट सेक्टर को उठा रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं कि इंडस्ट्री प्रॉस्पर करे तो नौकरियां मिलेंगी, ट्रेड प्रॉस्पर करे तो नौकरियां मिलेंगी, एक्सपोर्ट प्रॉस्पर करे नौकरियां मिलेंगी, फिशरी प्रॉस्पर करे नौकरियां मिलेंगी। उस तरफ उनका इशारा था। गालिबन मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बात नहीं थी जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे और आपने देखा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी फूड सिक्योरिटी का हवाला यहाँ पे दे रहे हैं। आई थिंक पॉलिसी मेकर्स के लिए, हुकूमत वक्त के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। वल्नरेबिलिटी का हमने यहाँ पे जिक्र किया और वैसे आपने भी जैसे कहा कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त आप इम्तियाज़ साहब कहाँ देखते हैं, यानी हम फ्रॉम एवरी लेवल चल रहे हो। फैरा साहब ने कहा कि घरों में कैसे प्लानिंग हो रही है, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या निकल के आ रहा है आपके सामने? देखें, इस वक्त करंट सिनारियो तो बड़ा पैथेटिक है। इस पर अगर होलिस्टिकली बात की जाए तो जो पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्राइकिंग फिगर्स हैं, अगर हम उसको फोर्सी करते हैं तो 2030 में ये टू वे ट्रैफिक, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक तो हम चाह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी हो, और ये सेकंड गोल, दिस इज सेकंड गोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसकी इंपॉर्टेंस आप देखें कि दुनिया ने उसको कहाँ रखा हुआ है। मगर पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से पाकिस्तान की जो अपनी प्रोड्यूसेस हैं वो 50% के ऊपर नीचे जाके गिरनी है। यानी हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमारी जो अपनी काश्त है, जो हम खुद अपने लिए अनाज उगाते हैं, उसमें तकरीबन अगले 10 सालों में 50% तक कमी आएगी। इसमें और दूसरे मुताहरे काम और दूसरी आप ये देखें कि हम कंजर्वेशन साइड पे कोई काम नहीं करें। उधर से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, उधर से कंजर्वेशन ज्यादा आप उस पर काम नहीं कर पा रहे, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्रिएटिंग अ बिग ब्रिज। तो उसको आपको कवर करना है। अब दोनों तरीके से अगर आप जाएं तो एक एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरा एरो नीचे आ रहा है। इसका काज एंड इफेक्ट जरा चेक करें। और फिर अभी अगर हम महंगाई की बात करें और फेरा, तो वही सिंपली अगर सप्लाई ही नहीं होगी, सप्लाई अगले 10 सालों में 50% कम होती है, तो फिर तो यानी और हमारी पहुंच से दूर होती चली जाएंगी ये चीजें। मुझे बताएं, जो कंजर्वेशन का बड़ा अच्छा हवाला दिया, क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है घरों में भी? अगर हम किसी की दावत भी करते हैं, हम कहते हैं कि 5 से 10 पकवान होने चाहिए। अगर हम कोई दावत करते हैं, हमें इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता, पोर्शन साइजेस हम कंट्रोल नहीं करते। सिट डाउन डिनर्स के लिए हमारे यहाँ लोग अभी तक ट्रेंड नहीं है कि आपने अभी तक बुफे स्टाइल में एक लंगर की तरह, मैं कहती हूँ, उसको खाना हमारे यहाँ सर्व किया जाता है और उस पर हम टूट ऐसे पड़ते हैं जैसे आज के बाद कभी नसीब नहीं होगा। तो हम जाते हैं पहाड़ की तरह चोटियाँ, और बेशक टेबल पे आने के बाद हम उसकी बुराई कर रहे हो कि नहीं, इतना मज़ा नहीं आया, हमसे तो ये खाया नहीं जा रहा। भाई डालते वक्त थोड़ा हौसला कर लेना था। ये जो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो हमारी तकरीबात होती हैं उसमें क्या हमारे एथिक्स एंड मैनर्स होने चाहिए और उसमें कुछ तब्दीली लाएं? एक तो सिद्रा, इसमें मेन पॉइंट ये है कि हम लोग ना शो ऑफ पे बहुत, अभी भी महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास चीजें नहीं है, बट व्हेन कम्स टू फ्यू पीपल इन योर सर्कल तो आप उनको दिखाना चाहते हैं कि जी हम कम नहीं है किसी से। उसमें अगर आपने उनको घर पे इन्वाइट कर लिया तो आप कभी भी 1 से 2 डिश पे इक्तफा नहीं करेंगे। भाई आप एक डिश अच्छी बना के खिला दें। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, आपके बात करने के तरीके से नजर आना चाहिए, आपकी फैमिली जो भी आप लोगों का स्टाइल है उससे नजर आना चाहिए, मैनर्स एडिकेट्स नजर आने चाहिए। वो चीजों पे आप फोकस नहीं कर रहे होते, आप फोकस कर रहे होते जी हमारा दस्तरखान भरा पड़ा ना होना चाहिए, हमारा घर बड़ा अच्छा सजा हुआ होना चाहिए। सेकंड ये कि मैं अपने घर में भी ये फॉलो करवाती हूँ अपने बच्चों के साथ, और रिक्वेस्ट भी करती हूँ सबसे कि आप जैसे सपोज हम किसी वेडिंग में गए हैं, खाने की टेबल पे आप वेट ही वही कर रहे होते हैं कि जी खाना खुल जाए, और एक साथ सब जाते हैं, उससे सब भूल जाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, नहीं किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि तकरीब के आखिर में रोटी नहीं खुलती है, बंदे रोटी पे खुल जाते हैं। रोटी बेचारी तो वही रहती है, हम उसमें टूट पड़ते हैं। आपने अपने ये आप जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, हमारी बच्चे को हमने भेजा होता है, जाओ जरा कोल्ड ड्रिंक तुम 10 पकड़ लेना, एक को सीट पे पकड़ने पे लगाया हुआ होता है। क्यों है हमारे ये रीजन में कि आप कितना भी खाना रखवा ले किसी भी तकरीब में, वो कम पड़ता है। यही इस साल का उन्वान जो कह रहा है वो यही है कि हमारे फेल हमारा मुस्तकबिल, कि आज हम जो कर रहे हैं यही हमारा मुस्तकबिल है। खाने को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। हमें अवामनास को चाहिए कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, पाकिस्तान एक रिच एग्रो बेस्ड एक कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें हमारे पास हर मौसम में हर तरह के फल सब्जियां हमारे पास यहाँ पे मुयस्सर हैं। लेकिन जिसकी जितनी इस्तात होती है ना किसी सिचुएशन से, वो वही मैसेज लेता है। इम्तियाज साहब, आपको नहीं लगता है एक तरफ हम बात करेंगे अगले 10 साल के बाद ना महंगाई ने और बढ़ जाना है, काश कम हो जाएगी, तो यार जो है आज है, खा लो, पकड़ लो, जल्दी से उसके ऊपर टूट पड़ो। हमारा कल्चर ऐसा है। अब देखें शादी, आप देखें खाने का और भूख का ताल्लुक इंसान से बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो,
हमारा खाना शादियों में स्टार्ट किया कब होता है 11 बजे रात को, 11:30 बजे, तब तक भूख बढ़ जाती है। अल्टीमेटली जब फर्स्ट इंस्टेंस में आपने देखा, जैसे आपने बोला कि लोग खाना खुल जाता है, नहीं वो खुल जाते हैं, जब वो खुल जाते हैं तो ये कल्चरल ट्रेंड्स है। मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि इस पे भी एक बड़ी अच्छी एक रिसर्च बेस्ड पेपर निकला था कि एक शादी की बात हो रही है, एक टाइम पे कितना खाना जाया होता है। जब मल्टीफेरियस डिशेज होते हैं, मल्टी वैरायटी डिशेज होते हैं, तो होता है कि थोड़ा थोड़ा सबसे चखा और बाकी प्लेट जाया हो गई। अल्टीमेटली ये एवरेज एंड स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कि 300 लोग एक शादी से एक इतना खाना खा सकते हैं कि अपनी भूख मिटा सकते हैं, और एक शादी की बात हो रही है। तो आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। और अल्टीमेटली वो लॉस का क्या होता है, जब वो जाता है, जब आप लैंडफिल साइड पे उस खाने को फेंकेंगे जाके, तो दैट विल जनरेट अ रोटन जो फूड होगा, वो दैट विल जनरेट अ मीथेन गैस। अब मीथेन गैस जब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होगी, तो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अलग होगी। मैंने आप ये देखें, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जितने अभी ये पैनल में मौजूद हैं, मैं अपनी बात कर लूँ, हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। हमने शुरू में जैसे फूड पोर्शंस कम, और साथ साथ ये कि वहाँ पे कोई आर नहीं महसूस करे। अभी थोड़ी देर पहले उफेरा ने एक बात की थी कि हम शो ऑफ ये करना चाहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी तवक्को, यानी हमारे पास बहुत अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो हम अपना दस्तरखान वसी कर दें। दस्तरखान वसी करने का मतलब होता है कि आप ज़्यादा लोगों को ले आएं, ये नहीं कि आप उसमें 10 डिश की पार्टी आप करना शुरू कर दें। दूसरा, हम इन दो चीज़ों को इक्वेट ही क्यों करते हैं? हमें क्यों लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसको दिखाने का वाहिद तरीका ये है कि हम बहुत सारी डिशेस बनाएं, हम एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि पुरतकल्लुफ मेन्यू बनाने की कोशिश करें। वैसे हम सादा ग़िज़ा पे वैसे ही बहैसियत इंसान ही बिलीव नहीं करते क्या माशरे के तौर पे? बिल्कुल ऐसी बात जो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं। हमने बहुत सारी ऐसे फंक्शंस भी देखे हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, जिस तरह गवर्नमेंट की एक इकनॉमिकल जो एक क्राइसिस जहाँ पे चल रहे हैं, उन्होंने तो पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के अंदर। मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी, तो इस वक्त गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस लेके आ रहे हैं इसके ऊपर, और ग़िज़ाइयत के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक $1 अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको उसका बेनिफिट रिटर्न जो आते हैं वो $16 के आते हैं। कि $1 अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो $16 आपको पे बैक करता है। तो अगर हम अपने उसी बैक की तरफ जाएं, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लौट पीछे की तरफ ज़रा गर्दिश अय्याम, अगर हमने मुआशरे में तरक्की करनी है और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा होना है, तो हमें भी अपने जो एक रिच रिसोर्स हैं उनको सिक्योर करना होगा। कंजर्वेशन की बात यहाँ पे हो रही है, हमें खाने को ज़ाया होने से बचाना होगा, हमें अल्टरनेटिव लेके आने होंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो सेफ और न्यूट्रिशियस हों पाकिस्तान में, उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। और जो है, जो खुराक है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में एक अहम रोल अदा कर रही है। और बल्कि जो एथिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इम्तियाज़ साहब थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि लोग हैं, डिमांड मौजूद है, सप्लाई के हवाले से पूछना आपसे ये था कि कुछ तो हम खुद होम ग्रोन हमारे आइटम्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ताकि उनकी खपत, उनकी डिमांड में कमी लाई जा सके, उन पे अब टैक्सेस लागू किए गए हैं, उनको हमने ज़्यादा महंगा करने की कोशिश की है ताकि हमारे इंटरनली भी लोग सब्सटीट्यूशन की तरफ भी जाए ना, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। लेकिन फ़िलहाल जो वक्ती बीच में टाइम आता है, जो एडजस्टमेंट पीरियड है, उसमें हमने ये भी देखा है कि बूटलेग मार्केट बढ़ जाती है। जो एक ज़माने में हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात करते थे, वो भी ट्रक पलट के हमारे ही मुल्क में आ जाते थे। इस वक्त मुझे बताएं कि स्मगल की भी फूड आइटम्स की क्या शरह है कराची जैसे शहर की, अगर बात कर ली जाए? देखिए, नॉर्मली अगर जनरली अगर हम बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान में अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है, चार वेदर जो है वो बड़ी नेमत होते हैं, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसको 4 वेदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी चीज़ हम इम्पोर्ट के बेस पे हम लें, तो और इम्पोर्ट हमारे लिए ठीक है जी, पेट्रोलियम हो गया, मशीनरी हो गई, ये चीज़ें तो किसी हद तक है। फूड तो इम्पोर्ट हो रहा है ना, फूड इम्पोर्ट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है हमारे पास। देखिए, इस वक्त करंटली तो मैं फिगर्स वो नहीं है कि पाकिस्तान के, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का रेशो मैं समझना चाहती थी कि हमारे जो रिटेल मार्केट में जो खाना मौजूद है, अगर कंजम्पशन साइड पे आए, इम्पोर्ट साइड पे ना आए, तो आई कैन टेल यू कि जी ऑलमोस्ट 90% तो देखें आपकी पॉपुलेशन ही ऐसी है कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इम्पोर्ट प्रोडक्ट को। तो ये तो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है कि जी ऑलमोस्ट 90 to 95% तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं। अब वो एक 5 से 7% जो एक क्लाउड है, जो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो इम्पोर्ट
इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी एंड हाइजीन ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इम्तियाज साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ लग्जरी फूड आइटम्स या कैन फूड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानना चाह रही थी कि ओवरऑल जैसे अगर हम गंदम की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, कितना हमारा इन्हिसार हमारी अपनी काश्त पर है और कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हर घर में कम अज़ कम 5 से 10 कप हम चाय पी रहे होते हैं दिन में। अगर कम से कम भी किया जाए तो 3 वक्त की चाय तो होती ही होती है, और चाय की एक पत्ती भी पाकिस्तान में उसकी काश्त नहीं हो रही। तो ये सारी इंपोर्ट हो रही है, मुख्तलिफ डिग्रेडेशन। यू नो, आप कोने में अगर चाय का ढाबा ले लें, उस पर भी चाय मिल रही है। आप अगर कोई बहुत महंगी ब्रांड की चाय पीना चाहते हैं, वो भी मिल रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फूड आइटम्स बाहर से आ रहे हैं, इनका क्या रेशो है? इनका मैं आपको बताऊँ, इसमें 2 बड़े मेन आइटम जो फूड के हैं। एक तो ऑयल आपका जो मलेशिया से आ रहा है, मलेशिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पाम ऑलिव ऑयल, ओलियन ऑयल, वो सब चीज़ें यहाँ आ रही हैं। ऑयल इंडस्ट्री में हमें फुकदान है एडिबल ऑयल में। और दूसरा आपने बताया चाय, ये तो 100% इंपोर्टेड है, ये हमारे पास लोकल प्रोडक्ट्स नहीं है। दीज आर बेसिकली द सीजनल प्रोडक्ट्स, वो जो उनका सीजन वहाँ उन कंट्रीज का उसको सपोर्ट करता है तो वहाँ जनरेट होती है। तो ये कॉफी ठीक है, कुछ मैंने बताया कि सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपका ज्यादा नहीं लोग पीते, मगर पीते हैं डेफिनेटली। इट इज इंपोर्टेड प्रोडक्ट, ब्राजीलियन कॉफी एंड। तो अब ये चीजें ऐसी हैं कि इनका हम कल्चरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर, घी और ऑयल के बगैर वो तो आपको पता है कि ट्रेडिशनल ओल्ड कहावतें हैं इस पे कि जी खाना और सालन। किस चीज़ की यूजेज कम हो गई है फेरा, आप क्या देखती हैं? यानी जहाँ हमने देखा कि यू नो लोगों ने ग्लूटेन को छोड़ दिया, तो हम देख रहे हैं कि कोकोनट से बने हुए ऑयल्स, मार्जिन, स्प्रेड्स बहुत बनने लग गए हैं। किस चीज़ को आप देख रही हैं कि हमारे कल्चर का हिस्सा थी और अचानक से गायब हो गई है? अगर मैं एज ए डाइटिशियन बताऊँ, और लोग जिसमें सफ़र कर रहे हैं, वो ये कि प्रोटीन लेवल हमारा बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्योंकि गोश्त, मछली, चिकन, ये सब कुछ एक्सट्रीम पे महंगा हो गया है। सब्जी और फल भी महंगा हो गया, लेकिन वो फिर भी कहीं जाके थोड़ा बहुत इंसान चलो आधा किलो पाव खरीद के बना लेते हैं। लेकिन चिकन, गोश्त और ये सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है। वैसे ही वो हमारे पास बहुत हेल्दी मैनर में नहीं आ रहा था कि जी उसमें ये प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम से, बट ये कि वंस अ वीक तो एटलीस्ट कोई गरीब भी चलो अपने बच्चों को खिला दे रहा था। ये चीजें हमारे मेन्यू से बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उसके बाद आप आ जाए चावल पे, तो चावल इटसेल्फ बहुत महंगा हो गया। रोटी पर आए तो शायद रोटी वो भी एक, अगर आप पूरा महीने का हिसाब लगाए कि गरीब अगर अपने बच्चे को सिर्फ रोटी ही खिला रहे तो वो भी 18-20 हज़ार रुपए से ऊपर का बजट जा रहा है। तंदूर का हम देखते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में हमने पंजाब में देखा कि आए, उस पर भी एहतजाज जारी है कि नहीं जी रोटी की कीमत हम इतनी करेंगे। वैसे किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप चीज़ों को, और साथ साथ बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैबिट फॉर्मेशन की तरफ भी आ जाते हैं। कुछ चीज़ें तो हमारी कल्चर का हिस्सा है, नहारी, बिरयानी हमारी क्यूजीन है, हम उसको खाते हैं, लेकिन बच्चे जो स्कूल में अपने साथ प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, उनकी तरबियत, उनके लिए हेल्दी फूड हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए? पाकिस्तान का एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल जो आपकी हेल्थ है, न्यूट्रिशन विंग, उसने बनाया हुआ है एक। उसके चीफ न्यूट्रिशन साहब सन पाकिस्तान के फोकल पर्सन है, जो सन पूरी दुनिया के अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर, स्केल अप न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए लेजिस्लेशंस आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम इसके ऊपर हो रहा है। इवन पंजाब फूड अथॉरिटी और सिंध फूड अथॉरिटी भी इन्होंने स्कूल्स की कंटीन्स के हवाले से उनकी सेफ्टी और उनके न्यूट्रिशियस होने के ऊपर जो है वो फिजी ड्रिंक सुनने में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा उसका देखें। जो हमारे जो आज के बच्चे हैं, ये हमारा कल का पाकिस्तान है, और हमें आप अपने बच्चों को सिक्योर करना है, उनको न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो इफेक्टिवली इस मुल्क में अपना एक रोल प्ले कर सकें। तो हमारे आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, और हमें प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान के लोकल इदारों को जो पाकिस्तान के अंदर काम करें। जिस तरह फूड अथॉरिटीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और ये हमारी सबकी एक कौमी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू में मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी कि जब हम बच्चों की मैल न्यूट्रिशन का जिक्र करते हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में नंबर 4 की लिस्ट पे आता है। यानी हमारे यहाँ दूध और दूध से जुड़ी हुई जो अशिया हैं उनकी वाफिर मिकदार में उसकी फरावानी है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती। एक तासुर इसमें हम अक्सर ये भी देते हैं कि जो हमारे मुल्क का बेहतरीन प्रोड्यूस है, चाहे जो वर्ल्ड क्वालिटी लेवल के अगर मैंगोज़ हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट है, कपास है, इसके अलावा अगर हम बात करें चावल की, गंदम की, तो कहते हैं कि जी ये क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, हमारे भी जो काश्तकार हैं वो मुनाफे को देखते हैं, तो मुल्क का ये जो पैदावार होती है ये दूसरे मुल्कों में चली जाती है, एक्सपोर्ट कर दी जाती है, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो हमारे पास बचते हैं। तो क्या हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे मैकेनिज्म्स को इन प्लेस किया जाए कि इनको इंसेंटिव अपने ही मुल्क में बेचने का मिले, या फिर हमें ये कैपिटल मार्केट फोर्सेस पे इसको छोड़ देना चाहिए? इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं फूड स्केर्सिटी और द वर्ल्ड फूड डे को आज इस तरह मनाया जा रहा है कि किस तरह हम कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी का जो मुल्क है, इसकी फूड वल्नरेबिलिटी का ये हाल है कि हम 11वें नंबर पे हैं, यानी किसी भी वक्त हमारे पास खुराक की इतनी शदीद किल्लत हो सकती है जिसकी वजह से बात वाक़ई हों। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है फूड की, उसको पूरा करना, ग़िज़ा की मुश्किल होता चला जा रहा है। इम्तियाज़ साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं, जैसे पॉलिसी लेवल पे कहा गया कि वन डिश रखिए आप शादियों पे। किस हद तक इसको इन्फोर्स किया जा रहा है? आप जब रैंडमली अगर कभी स्पॉट चेकिंग पे निकलें तो लोग फॉलो कर रहे हैं? बड़ा रेयर है और दिस इज अगेन कल्चरल बैरियर, जैसे कि उन्होंने भी बताया कि हमारे पास को पाबंद नहीं कर सकते कि उनको आप कहें कि नहीं। गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें बहुत अच्छी थी और प्रॉपर्ली फॉलोड थी, तो मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो सकती हैं? नहीं, चीज़ें तो चल रही हैं कि नहीं हो रहा है, चीज़ें उस पर फोकस भी हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि लेजिस्लेशन भी आ चुकी है इस पे। यही एक सोल इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात, इम्प्लीमेंटेशन पे मैं आपको बताऊं कि सिंध फूड अथॉरिटी का तो चले मैं आपको बताऊं कि डोमेन हमारा ये है कि हम उसको क्वालिटी ऑफ फूड चेक करें। उसमें हमारा डोमेन ये नहीं है कि जी 4, 5, 7 डिशेज है। किसका डोमेन होगा वैसे? बेसिकली दिस इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ये काम। मगर दो वी ओन इट कि हमें भी इस पे उनके साथ मिलके और उनको हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए और ये होना चाहिए। दूसरी मैं एक बात बताऊं कि आपको एक अंदाजा है कि हम पानी जो पीते हैं, हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट वाटर इनटेक क्या है? 2.5 लीटर्स। और एक दिन का एक इंसान के खाने पे 3500 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड नेचुरली। अब आप अंदाजा करें कि जो हम एक दिन का खाना सिर्फ एक बंदा अगर ज़ाया कर रहा है तो 3500 लीटर पानी के ज़ाया कर रहा है, 3500 लीटर्स ऑफ वाटर। आप तो जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स सुनते हैं ना, उतना ही हमारा दिल डूबने लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। रिसोर्सेज पे आ जाए, पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम, फर्टिलाइजर्स डालते हैं हम, अब स्टोरेज करने के ऊपर जब आ जाते हैं, आप डिमांड किया करते हैं, हम सिर्फ सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं डिमांड को मीट करने के लिए। और डिमांड में हमारे 2 पोर्शन होते हैं, एक तो वो जो हम रियल कंजप्शन होती है और दूसरा हम वेस्टेज में लेके जाते हैं। अच्छा, आपको पता है पूरी दुनिया में यहाँ तक देखा गया है, चले हमारे नहीं मगरबी ममालिक की भी अगर बात कर ली जाए, तो जो फूड शेल्फ्स पे होता है उसकी शेल्फ लाइफ हमेशा एक बड़ी मुहतात अंदाज में रखी जाती है कि भाई एक्सपायर ना हो जाए। अब ये भी देखा जा रहा है कि उनकी एक्सपायरी उससे भी 1-1.5 हफ्ते बाद या बाद में हो सकती है। सिर्फ जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, दे आर नॉट फिट टू बी सोल्ड इन दीज बिग मार्केट्स, या फिर इनका रेस्टोरेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में उनको पाबंद किया जा रहा है कि जो एंड ऑफ द डे बाय लेजिस्लेशन, क्योंकि वो फूड अगर कंज्यूम नहीं हुआ है तो वो गार्बेज में जाता था, इसके बजाय उसी को अपस्केल करके रॉबिनहुड आर्मी जैसे हमने देखा है कि इदारे होते हैं जहाँ पे ये दे के बहुत ही जो अंडर प्रिविलेज अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ तक इनको पहुँचाया जाए एंड पीपल शुड हैव एन एक्सेस टू इट। इस तरह के इदारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में वो तमाम लोग, क्योंकि अब शादी सीज़न शुरू होने वाला है, आप अपनी तकरीबात के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, मेक श्योर कि आप कम से कम मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी थी, अभी हाल ही में मैंने एक शादी अटेंड की, तो जिस तरह बैंक्वेट हॉल के अंदर मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि जी एक दूसरे को आके सिर्फ वैसे अनाउंसमेंट की जाए कि जी खाना खुल गया है आइए और खाइए, उन्होंने तमाम की तमाम उन स्क्रीन्स पे कुरान की वो आयत जिसमें खाने का खुराक का ज़िया करने से रोका गया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया है, लोगों को ये बावर कराया गया है कि अल्लाह ताला की नेमत है। आई थिंक इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें लेके आनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा होता है। मैं इसी आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। दुनिया के अजीम इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उतना ही खाना अपनी प्लेट में लें जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा खाना लेंगे तो आपके लिए बीमारियों का बायस बनेगा। बल्कि उनकी अगर हम सुन्नत को देखते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, तो ये मफहूम भी आपको मिलता है कि हमेशा थोड़ी भूख छोड़ दिया चाहिए। ये नहीं कि आप उस वक्त तक कि भाई एक और निवाले की गुंजाइश नहीं रह गई है, आप खाते चले जाएं। और एक मैसेज जो वर्ल्ड फूड डे का एक इम्पोर्टेंट मैसेज, मैं एक हदीस का ही मफहूम आपके सामने बयान करता हूँ कि हम तमाम लोगों को, क्योंकि खाने का तल्लुक सोसाइटी के हर फर्द के साथ है और हम सबसे ज़्यादा जो है वो फूड को कंज्यूम जो डायरेक्ट बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंसान को चाहिए कि उसी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक हलाल और पाक ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आखिरी 1 मिनट मेरे शो का रह गया, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, जिस तरह पहले भी हमने ये बात की थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मौज़म से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर रहे थे और रास्ते में ओहद के पहाड़ आते हैं, उन्होंने कहा कि ओहद के पहाड़ अगर सोने के होते तो इंसान की भूख, उसकी हिर्स इतनी है कि ये भी उसको कम लगते। सो
आई थिंक कि भूख का कोई एंड नहीं होता। समटाइम्स हम इसको लोगों को शो ऑफ करने के लिए या अपनी इस्तात को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम इतने खाने बना सकते हैं, इतना लोगों को अच्छा उनका एहतमाम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आपका दस्तरखान वसी हो लेकिन उस दस्तरखान में बरकत भी हो। उफेरा, उसके लिए आप ख़वातीन को जो अपने घरों में रोज़मर्रा, और कभी कभार इसमें बड़ी नाचाकी भी होती है, घरेलू लड़ाइयाँ हो रही, तो बच्चे अगर कभी रेजिस्ट करें कि जी अम्मी आज आपने फिर दाल या सब्जी बना दी है, तो माँ गुस्से में झंझला जाती है कि भाई पैसे नहीं है तो यही बनेगा आज। उनको क्या मशवरा देंगे? मैं ये बिल्कुल ऑन द टिप तो ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों को शुरू से हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए, और जब बच्चे यूज टू होंगे और फिर उनको माहौल और हालात से हमें अवेयर रखना है। बहुत सारी माओ को मैंने देखा है वो बच्चों को नहीं जी सेंसिटिव है, सोचेंगे, आपने उनको बताना है, आगे जाकर हो सकता है अल्लाह ना करे उन्होंने भी ये परेशानियां फेस करनी पड़े, तो दे शुड नो हाउ टू डील ऑल विद ऑल दिस ना। सेकेंड ये कि मैं कहूँगी वो जो हमने बीच में बात की थी कि दस्तरखान पे हम चीज़ें बढ़ा देते हैं, तो आई थिंक आप अपना स्टैंडर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स भी कर सकते हैं कि आप वो चीज़ जो दस्तरखान पे आप सिर्फ एक मेहमान के लिए इतने बढ़ा रहे हैं आप वो गुरबा में जाके बांट दें, क्योंकि अब हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नॉर्मल लोग भी बहुत शुक्रिया उफेरा ओवैस एंड इम्तियाज़ साहब फॉर बीइंग हियर। ये बातें जो हमारे कल्चर का, हमारी अपनी तहजीब का हिस्सा होनी चाहिए थी, उनको उजागर करना ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इनको भूलते चले जा रहे हैं। मेक श्योर कि आपके दस्तरखान पे बरकत हो और उसको वसी इस तरह करें कि ज़्यादा लोगों का उसमें शामिल करें, लेकिन डिशेस और उसको मेन्यू वाइज इतना एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको एक तरह से खुद नुमाई के ज़मरे में ले जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।